प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। और आज मैं ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल विषय से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है ज्वार भाटा, टाइड्स। तो आइए सबसे पहले तो हम समझें ज्वार भाटा है क्या। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। समुद्र का जो जल है वो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण कभी ऊपर उठ जाता है तो दूसरे छोर पर फिर वो नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में जो समुद्र के जल का ऊपर का उठाव है और नीचे का गिरना है वो क्रम से ज्वार और भाटा के नाम से जाना जाता है। अब ज्वार भाटा के लिए जो उत्तरदायी बल हैं हमने अभी जिक्र किया है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल हैं। इस संदर्भ में मैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जितने भी पदार्थ हैं वो सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में स्थित जो भी कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जो पिंड हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो न्यूटन ने बताया दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है उन कणों के द्रव्यमान के ऊपर और दूसरा है उनके मध्य की दूरी पर। उन कणों का जो द्रव्यमान है उनके द्रव्यमान के गुणनफल का ये जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो समानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको उन्होंने एक सूत्र के रूप में दिया, G=m1n2/d²। तो यही फार्मूला यहाँ काम कर रहा है ज्वार भाटा में। चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल है यह हमारी पृथ्वी पर लगता है और उस पृथ्वी पर लगने के कारण वो पृथ्वी को अपनी ओर आकृष्ट करता है, और पृथ्वी को आकृष्ट करने के कारण इसके ऊपर जो जल भाग है उस जल भाग में से उसका जल आकर्षित होकर के उस आकर्षण बल के कारण ऊपर उठता है। उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं, और जब वो नीचे गिरता है तो उसको भाटा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो बल इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार बल हैं। अब हमने बताया कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी अधिक है, लगभग 2.5 करोड़ गुना अधिक है ये। तो इस हिसाब से सूर्य का जो आकर्षण बल है वो पृथ्वी के ज्वार भाटा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, सर्वाधिक जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि सर्वाधिक जो ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण है, वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। और उसका कारण यह है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी की करीब 380 गुना अधिक दूरी है। और फिर उसके चूंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो यह सूर्य का जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर लगने वाला, वो इस कारण से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से कम हो जाता है। इसलिए जो प्रमुख जिम्मेदार कारक है वह है ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा का आकर्षण बल या उसका गुरुत्वाकर्षण बल। और इनका दोनों का अनुपात यदि हम देखें तो सूर्य का जो ज्वारोत्पादक बल है वो चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल का केवल 4/9 भाग है। अगर चंद्रमा 9 इकाई बल उत्पन्न करता है, आकृष्ट करता है पृथ्वी के जल को, तो सूर्य 4 इकाई आकर्षण पैदा करता है। इसका ये मायना है।
अब हम इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, जो ज्वार भाटा से संबंधित हैं। एक तो ये कि ज्वार भाटा का जो समय है, ज्वार का समय है, वो क्या होता है, वो देखने की बात है। प्रत्येक स्थान के ऊपर प्रतिदिन 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है और 2 बार ही भाटा उत्पन्न होता है, नेचुरल है। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी के ऊपर एक चक्कर पूरा कर लेती है, इस कारण से प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के अंतर पर ज्वार की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन ये वास्तव में 12 घंटे में ना होकर के थोड़े विलंब से 26 मिनट के विलंब से होता है। और उसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है। तो जितने समय में पृथ्वी घूमी 24 घंटे में एक बार, मान लीजिए किसी ए बिंदु के ऊपर किसी एक समय विशेष में ज्वार उत्पन्न हुआ चंद्रमा के आकर्षण के कारण, तो वो दूसरे दिन जब चंद्रमा का उसी समय 24 घंटे बाद जब चंद्रमा का आकर्षण बल वहां लगना चाहिए तो वो नहीं लग पाता, क्योंकि तब तक चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में आगे निकल चुका होता है। तो इस कारण से उसका जो परिक्रमण है और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, उसके कारण से ये ठीक 24 घंटे में वह बिंदु उसके सामने ना आकर के 52 मिनट देर से आता है, और उसके विपरीत स्थिति में वो 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार उत्पन्न होता है। तो दैनिक जो ज्वार है उसमें अंतर आ जाता है 56 मिनट का, और अर्धदैनिक जो ज्वार है उसमें 26 मिनट की देरी हो जाती है। अब हम ज्वार के प्रकारों की बात करें तो ज्वार के प्रकारों में हम इसको कई तरीके से अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार हम कहते हैं। तो दीर्घ ज्वार क्या है? दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, जिसको हम युति और वियुति की स्थिति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति की स्थिति कहा जाता है, कंजक्शन की स्थिति कहा जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, अर्थात पृथ्वी के एक तरफ सूर्य है दूसरी तरफ चंद्रमा है, तो उसे हम वियुत की स्थिति कहते हैं। युत की जो स्थिति आती है वो अमावस्या को, और वियुत की जो स्थिति आती है वो पूर्णिमा को होती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिन चंद्रमा का जो बल है और सूर्य का बल है वो सर्वाधिक होने के कारण यहाँ दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। और इसकी विपरीत स्थिति होती है लघु ज्वार की, जिसको नीप टाइड के नाम से कहते हैं। नीप टाइड जब आता है तो ये उस स्थिति में होता है जबकि प्रत्येक महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी का दिन होता है। इस समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की जो सापेक्ष स्थिति होती है वो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है होती है वो लंबवत होती है। और लंबवत स्थिति होने के कारण इनका जो बल है वो बल कम हो जाता है, और बल कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर आकर्षण भी कम पैदा होता है। इसके कारण से नीप टाइड उत्पन्न होता है, लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे मान लीजिए रस्सा कस्सी की टीम है, तो रस्सा कस्सी की टीम आमने सामने अगर खींच रही है तो एक दूसरे के विपरीत, ठीक विपरीत बल लग रहा है। और यदि बीच में कोई एक और रस्सा लेकर के किसी एक लंबवत स्थिति में, दोनों बलों के लंबवत स्थिति में कोई और रस्से को खींचने लग जाए तो फिर वो बल दोनों ही दलों का कम हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो 27.5 दिन में पूरी कर लेता है, जिसे हम चंद्रमास या संयुति मास के नाम से जानते हैं। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो झुकाव इस परिक्रमण काल में हो जाता है। एक अपभू ज्वार और उपभू ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। ज्वार के ये भी प्रकार हैं। चंद्रमा दीर्घवृत्तीय अपनी कक्षा के ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और वो कभी पृथ्वी के निकट होता है तो कभी दूर होता है। जो उसकी निकट की स्थिति है उसे उपभू की स्थिति कहा जाता है, और जब उसकी दूरी की स्थिति होती है पृथ्वी से तो उसे अपभू के नाम से जाना जाता है। चूंकि ज्वार उत्पादक बल दूरी
के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब नज़दीक हमारा चंद्रमा और पृथ्वी आपस में नज़दीक होते हैं तो ज्वार उच्च उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% अधिक ऊंचाई वाला होता है। और जब ये विपरीत स्थिति में होते हैं, अपभू की स्थिति में होते हैं, अर्थात दूर होते हैं एक दूसरे से, दूरी ज़्यादा होती है, तो सामान्य से 20% कम ऊंचाई वाले ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिनको अपभू ज्वार के नाम से जाना जाता है। दैनिक ज्वार में हमने पहले आपको बताया था कि 24 घंटा 52 मिनट के अंतराल पर जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको दैनिक ज्वार कहते हैं, और 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उनको अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है। एक मिश्रित ज्वार होते हैं, जब एक दिन में असमान ऊंचाई वाले दो उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं तब उन्हें मिश्रित ज्वार कहा जाता है। इनमें आने के समय में भी असमानता ही पाई जाती है। तो ये थे ज्वार से संबंधित कुछ शब्दावली और ज्वार उत्पन्न होने के कारण। अब ज्वार उत्पन्न होने के अपने महत्व है, अपना इसका प्रभाव है। ज्वार भाटे की उपयोगिता को लेकर के, इसके महत्व को लेकर के यदि हम बात करें तो व्यापार, वाणिज्य, मछली पालन, इन सब में, इसके अलावा तलछटीय जो आपके जो तटीय भाग हैं उनमें तलछट का साफ हो जाना ज्वार के कारण हो जाता है। वो तलछट बह करके ज्वार के साथ समुद्र में चला जाता है। इससे बंदरगाहों में वहाँ जो कूड़ा करकट है, वहाँ जो तलछट जमा है, उसकी सफाई हो जाती है। शक्ति उत्पादन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ज्वार की जो तरंगे हैं उनकी ऊंचाई का लाभ उठाते हुए आधुनिक तकनीक से विद्युत उत्पादन होता है। ज्वार भाटे का बड़ा लाभ बंदरगाहों की सफाई के लिए होता है। मालवाही पोत जो हैं वो अंदर तक आ जाते हैं, ये भी एक इसका बड़ा फायदा है। ज्वारीय तरंगे हैं वो विभिन्न प्रकार के जो प्लैंकटन हैं उनके वितरण और मछलियों के लिए भोजन की आपूर्ति करने में भी सहायक हैं। इससे भी ज्वार का एक लाभ हमें दिखाई देता है। तो सामान्यतया जो हमारा ज्वार है उससे इस तरह के फायदे होते हैं। ज्वारीय तरंगें और धाराएं अपनदन, परिवहन और निक्षेपण क्रियाओं के द्वारा तटों की जो स्थलाकृतिक परिवर्तन है उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की क्रियाओं को भी ये प्रभावित करती हैं जो हमारे तटीय भाग हैं वहाँ पर। तो ये हमारा ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो BA पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए थी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।